इधर इसको भी भूलते जाओगे पीछे पीछे। अच्छा ठीक है, हिस्ट्री। अच्छा हम बात करके देखते हैं। टॉपिक लगा दिए, क्या लगाए हैं? चलो आज एक छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं उसको, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, इसको हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। देखो बैलेंस डाइट जो है वो, उसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे? बैलेंस डाइट को क्या कहेंगे? जब भी किसी व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, रफेज, ये सारे कुछ ऑप्टिमम अमाउंट में रहेगा तो उस भोजन को क्या बोला जाता है? बैलेंस डाइट। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? ऑप्शन में देगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, तो वहाँ आपको चुनना होगा। या फिर प्रश्न पूछ देगा आपको डिले ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, डिले ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का नहीं जमना, ये समस्या कौन से विटामिन के कारण से होती है? 3-4 विटामिन दे देगा। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है, फैट में डिजॉल्व हो सकता है, वो पूछ देगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, वो पूछ देगा। ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन आपके शरीर में कैसे कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? या सुक्रोज जो है, फलों में कौन सा चीनी पाया जाता है, शहद में कौन सा चीनी पाया जाता है, अनाज में कौन सा चीनी पाया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम में लगातार आते रहता है। ठीक है। या फिर जो विटामिन होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है आपसे, साइंटिफिक नेम बताइए। विटामिन डी है, उसका क्या होता है नाम? विटामिन ई है, उसका क्या नाम होता है? विटामिन ए का क्या नाम होता है? ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर परीक्षा में तैयार होता है, बनता है। ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिएगा। if any food contain optimum amount of carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins, then food is called balanced diet. हिंदी वाले लोग लिखेंगे जब किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज इत्यादि उचित मात्रा में हो तो उस भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। इसमें पहला लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहला लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में भी इसको कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। इसमें डैश दे करके लिखिएगा इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, which contain carbon, hydrogen and oxygen.
विच कॉन्टेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। हो गया। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, जितने भी भोजन वाले पदार्थ हैं सब कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब किस चीज से बना हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोकार्बन से जो बना होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है ना? तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट कितना ग्राम ऑक्सीडाइज्ड होता है तो कितना एनर्जी आता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि ऑक्सीडाइज्ड होता है तो 17 किलो जूल एनर्जी जो होता है वो रिलीज करता है। तो लिखिएगा आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट gives 17 किलो जूल एनर्जी। 17 किलो जूल एनर्जी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 17 किलो जूल ऊर्जा 17 किलो जूल ऊर्जा देता है। 17 किलो जूल ऊर्जा देता है। आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। हिंदी वाले लोग लिखेंगे एकल शर्करा, एकल शर्करा, मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में पहला पॉइंट हमने क्या बोला? किस चीज से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। और 1 ग्राम यह ऑक्सीडाइज्ड होगा तो 17 किलो जूल एनर्जी जो होगा यह क्या करेगा? रिलीज करेगा। दूसरा इसका टाइप में पहला टाइप हम लोगों ने देखा कौन सा? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? एकल शर्करा इसको कहा जाता है। ठीक है। मोनोसैकेराइड कहे या फिर एकल शर्करा। ये क्या होता है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो लिखिएगा दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट contain 6 कार्बन एटम। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है, सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन पर 6 परमाणु रखता है, जो कार्बन पर 6 परमाणु रखता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। मोनोसैकेराइड के बाद दूसरा लिखेंगे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। इसको क्या बोलेंगे? द्विशर्करा, द्विशर्करा। लिखिएगा इट इज फॉर्म्ड बाय
it is formed by joining of two मोनोसेकेराइड। इसका निर्माण दो एकल शर्करा के जुड़ने से, दो एकल शर्करा के जुड़ने से होता है, दो एकल शर्करा के जुड़ने से होता है। हो गया। एग्जाम्पल में लिखिएगा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। इसके कुछ एग्जाम्पल में लिखेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। लिखिएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है तो क्या बन जाता है? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। दूसरा लिखेंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। और तीसरा लिखेंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बना देगा? लैक्टोज। हो गया। तो अगर आपसे हम यहां पर पूछें कि डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जो होगा इसमें कितना कार्बन एटम होगा तो क्या कहोगे? 12। कितना हो जाएगा? 12 कार्बन एटम हो जाएगा, क्योंकि डाइसेक्राइड कैसे बन रहा है? मोनोसेक्राइड के जुड़ने से, दो मोनोसेक्राइड जुड़ रहा है तो डाइसेक्राइड बन रहा है। तो ये भी सब क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये दोनों मोनोसेक्राइड्स है ना, तो मोनोसेक्राइड्स जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है? ये डाइसेक्राइड। और सब में सुक्रोज जैसे है, तो सुक्रोज जो होता है उसमें 12 होता है ना, क्या होता है? C12H22O11। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन पर कितना परमाणु है? 12 परमाणु है। तो ये क्या बन गया आपका? डाइसेक्राइड शुगर बन गया। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट का है वह क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। और मोनोसेक्राइड के बाद दूसरा क्या होता है? डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड ज्वाइनिंग से बनता है, दो चीजों से। और इन दोनों से बने हुए जो कंपाउंड होंगे वो साधारणतः कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। यानी कोई भी चीज अगर मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है या डाइसेक्राइड का बना हुआ है तो वो कैसा होगा? जीवित होगा। लेकिन इन दोनों से क्या बन जाता है? जैसे मोनोसेक्राइड दो जुड़ा तो डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का यदि चेन जुड़ जाता है, उसमें ढेर सारे मोनोसेक्राइड जुड़ जाते हैं, तो वह क्या बन जाता है? पॉलीसेक्राइड। क्या बन जाता है? पॉलीसेक्राइड बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुशर्करा। बहुशर्करा, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय joining of many monosaccharides। इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी मोनोसेक्राइड। यह कई एकल शर्करा के जुड़ने पर निर्मित होता है। यह कई एकल शर्करा के जुड़ने पर निर्मित होता है। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा सेलुलोज, और क्या आ जाएगा? काइटिन, और क्या आ जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन, और क्या आ जाएगा? स्टार्च, और क्या आ जाएगा? ग्लाइकोजेन इत्यादि। आई बात समझ में? तो पॉलीसेक्राइड जो शुगर होगा उसमें यदि आपसे पूछे कि कितना कार्बन एटम होगा तो क्या कहिएगा? कितना भी हो सकता है। ठीक है। जब मोनोसेक्राइड का पूरा चेन जुड़ जा रहा है तो क्या बना रहा है? पॉलीसेक्राइड। तो कार्बन एटम कितना भी हो सकता है उस पर।
और जो भी चीज आपके पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बना होगा वो जीवित होगा कि मृत होगा? पॉलीसेकेराइड से मृत होगा, सब डेड होगा, ठीक है। जैसे सेलुलोज क्या होता है, प्लांट का सेल वॉल, तो प्लांट का सेल वॉल जो सेलुलोज है वो जीवित थोड़े होता है, मृत होता है। काइटिन से क्या बना रहता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बनता है, सॉरी फंगस का सेल वॉल किससे बनता है, काइटिन से, तो वो भी क्या होता है, डेड होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से, तो वो भी क्या होता है, डेड होता है। स्टार्च क्या होता है, प्लांट्स का रिजर्व्ड फूड मटेरियल, तो वो भी क्या होता है, डेड होता है। ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड मटेरियल है, ह्यूमन का, एनिमल्स का, और जितने भी फंगस है सबका, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, मृत होते हैं, डेड होते हैं। और यदि पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट और सबसे मजबूत कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड होता है। और सबसे सिंपल कौन सा हो जाएगा, तो क्या कहोगे, मोनोसेकेराइड होगा। याद रहेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेकेराइड, और सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वह कौन सा हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर है? चलिए आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा इसी में। It works as fuel of human body. It works as fuel, F-U-E-L-E. It works as fuel in human body. यह मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। यह मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। हम लोगों के शरीर का फ्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी। यह विटामिन सी का निर्माण करता है। यह विटामिन सी का निर्माण करता है। इसका सोर्स लिख लीजिएगा, स्रोत, कहाँ से यह पाया जाएगा, स्रोत में लिख लीजिएगा गेहूं, वीट, वीट लिख लीजिएगा, कॉमा राइस, राइस, कॉमा मेज, मेज, मेज मतलब मक्का, आलू लिख लीजिएगा, पोटैटो, टर्निप, सल्यम, टर्निप, सल्यम, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। मुख्यतः अनाज वाले जितने चीज है ना, सब में क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। गेहूं, बाजरा, मकई, सब में आपका कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट लिखिएगा प्रोटीन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का तीनों टाइप याद कर लेना है। प्रोटीन, प्रोटीन में लिखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बर्जीलियस। इट वाज डिस्कवर बाय बर्जीलियस। इसकी खोज बर्जीलियस ने की थी। इसकी खोज बर्जीलियस ने की थी। आगे लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर द्वारा होता है। और कभी कभी सल्फर द्वारा होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर आप किताब बनाएंगे तो मिलेगा कि किस यौगिक में या फिर किस पोषक तत्वों में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो सल्फर केवल किस में पाया जाता है, प्रोटीन में, बाद बाकी किसी डाइट में सल्फर नहीं रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो सल्फर मेनली बनता है प्रोटीन किस चीज से, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ये जो प्रोटीन होता है, इससे हम लोगों के शरीर का कितना प्रतिशत भाग बना रहता है, 74%। पूरे हम लोगों के शरीर में 74% क्या है, प्रोटीन है। त्वचा जो है वो किस चीज की बनी हुई है, प्रोटीन का बना हुआ है। नाखून किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। बाल किसका बना हुआ है, प्रोटीन का।
तो एक मानव शरीर में या फिर किसी जंतु के शरीर में जो उसकी शरीर की कंप्लीट 74% उसका हिस्सा होता है वो प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। और ये प्रोटीन कैसा पदार्थ है, तो यह प्रोटीन एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स के रूप में इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब जो भी बायोमोलिक्यूल्स होता है, मैंने पिछले भी दिन आपको बताया था, उसे हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो भोजन के ही माध्यम से ले सकते हैं, डाइट के माध्यम से ले सकते हैं, उसे इंट्रामस्क्यूलर या फिर इंट्रावेनस शरीर में नहीं चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना है क्या कि किस चीज की मात्रा कभी कभी पाई जाती है, सल्फर की। सबसे पहले किसने बताया था, बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट ऑफ डेड सेल। इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट ऑफ डेड सेल। यह मृत कोशिकाओं के मरम्मत का कार्य करता है। यह मृत कोशिकाओं के मरम्मत का कार्य करता है। हो गया। और वो भी कहीं लिख लीजिएगा, हमारे शरीर में, हमारा शरीर 74% प्रोटीन का बना हुआ है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड formed by 20 types of amino acid। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों द्वारा, जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों द्वारा बनता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों द्वारा बनता है। हो गया। चलिए आगे लिखिएगा, इसका सोर्स लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सोर्स में लिखिएगा ग्राउंडनट, मूंगफली, ग्राउंडनट, कॉमा सोयाबीन, दाल पल्स, चर्बी रहित मीट। चर्बी रहित का मतलब क्या होगा, जिसमें फैट नहीं हो। ठीक है, विदाउट फैट मीट, फिश, एग, मिल्क एक्सेट्रा। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, क्वेसिकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, क्वेसिकर disease occurs in children, क्वेसिकर disease occurs in children when mother stopped breastfeeding, when mother stopped breastfeeding। ठीक है, हिंदी वाले लोग लिखेंगे, क्वेसिकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेसिकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है जब शिशु मां का स्तनपान नहीं कर पाता। जब शिशु मां का स्तनपान नहीं कर पाता। इसका सिम्टम लिखिएगा क्वेसिकर का, नैरो फिट
नैरो फिट, पैर पतला हो जाता है, नैरो फिट एंड स्वेलिंग इन एब्डोमेन, नैरो फिट एंड स्वेलिंग इन एब्डोमेन, पेट में सूजन आ जाएगा, हाथ पांव पतला हो जाएगा, पेट में सूजन और हाथ पांव जो होगा वह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। एक और कॉमा देकर के लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, डार्क एंड स्कैली स्किन, डार्क एंड स्कैली स्किन, पूरी त्वचा कैसी हो जाएगी, काली पड़ जाएगी और रेखेदार, उसमें स्कैली हो जाता है त्वचा। एक और डिजीज का नाम लिखिएगा, एक तो होगा क्वेसिकर, एक इसी का अगला पॉइंट लिखिएगा मरामस डिजीज, MARAMMUS, मरामस डिजीज occurs due to deficiency of protein, occurs due to deficiency of protein, हिंदी वाले लोग लिखेंगे मरामस रोग, मरामस, हिंदी में भी मरामस ही कहते हैं, मरामस रोग प्रोटीन की कमी से होता है, मरामस रोग प्रोटीन की कमी से होता है, जिसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग इसका सिम्टम्स लिख लीजिएगा, लूज मसल्स, लूज मसल्स, ठीक है। तो ये जो दोनों डिजीज आपने लिखा कौन कौन सा, क्वेसिकर और मरामस, ये केवल किस में होता है, तो 3 महीने से लेकर के 6 साल तक के बच्चे में, ठीक है। उसके बाद यह रोग प्रभावित नहीं करता है, और दोनों किससे होता है, तो प्रोटीन की कमी से। गांव वगैरह में ज्यादा देखोगे, इसी को क्वेसिकर को माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है, कुपोषण जिसको हिंदी में कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, वो किसको बोला जाता है, क्वेसिकर को ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका पैर और क्या हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, पैर एकदम पतला हो जाएगा और पेट बाहर निकल जाएगा, पेट फूल जाएगा, उसको कौन सा रोग है, माल न्यूट्रिशन या क्वेसिकर डिजीज है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस रोग में क्या होता है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर वो नहीं कर पाता, इस कारण से ये सब बीमारी होती है, और प्रोटीन के कोई भी सोर्स उसे नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, फैट के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। फैट, वसा, फैट वसा, लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यह ग्लिसरॉल तथा वसा युक्त अम्ल द्वारा, यह ग्लिसरॉल तथा वसा युक्त अम्ल द्वारा बनता है, यह ग्लिसरॉल तथा वसा युक्त अम्ल द्वारा बनता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज नॉर्मली सॉलिड एट 20 डिग्री टेम्परेचर, इट इज सॉलिड एट 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर, एंड इफ इट फाउंड इन ऑयल फॉर्म, इट फाउंड इन ऑयल फॉर्म at this temperature called oil, called oil, हो गया। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह 20 डिग्री तापमान पर ठोस होता है, यह 20 डिग्री तापमान पर, कमरे का तापमान कितना होता है, 24 डिग्री ना, रूम टेम्परेचर के 20 नहीं 25,
वही 24 होता है जनरली। तो उतना डिग्री टेम्परेचर तक यह किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड रहेगा। हिंदी वाले लिख लीजिए, यह 20 डिग्री तापमान पर ठोस होता है। यदि यह लिक्विड रहे, यदि यह इस तापमान पर लिक्विड रहे या द्रव्य रहे तो इसे ऑयल कहा जाएगा, ऑयल कहा जाएगा। ठीक है, तो वसा जो है रूम टेम्परेचर पर कैसा रहेगा, सॉलिड, और इसी रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड है तो इसको क्या बोलेंगे, तेल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फैट, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फैट gives 9.3 kg कैलोरी एनर्जी, 9.3 kg कैलोरी एनर्जी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर, 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होकर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट। पहला लिखिएगा सैचुरेटेड फैट, पहला लिखिएगा सैचुरेटेड फैट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे संतृप्त वसा, संतृप्त वसा डैश देकर के लिखिएगा। ठोस, ये ठोस होता है, ठोस होता है, ब्रैकेट में लिख लेना रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इंग्लिश वाले डैश देके लिख ले सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट कैसा होगा, सॉलिड होगा। दूसरा लिखिएगा अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। इसमें डैश दे करके लिखिएगा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला पॉइंट लिखिएगा इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एंड प्रिवेंट बॉडी टू रिलीज टेम्परेचर। एंड शरीर के तापमान को बाहर निकलने से बचाता है, शरीर के तापमान को बाहर निकलने से क्या करेगा, बचाएगा। एक और पॉइंट लिखिएगा इट मेक्स फूड टेस्टी, इट मेक्स फूड टेस्टी, इट मेक्स फूड टेस्टी। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। एंड प्रिवेंट आवर बॉडी, एंड प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम मेनी मैकेनिकल इंजरीज, मेनी मैकेनिकल इंजरीज। और शरीर को बाह्य आघातों से सुरक्षित रखता है, शरीर को बाह्य आघातों से
सुरक्षित रखता है। हो गया। चलो तो फैट का कहानी फटाफट देख लो। फैट किस चीज से बना हुआ है? ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल से बना है और फैटी एसिड से बना हुआ है। दो चीजों से यह बना हुआ है। ठीक है। इसका काम क्या है? तो 1 ग्राम यह यदि ऑक्सीडाइज्ड हो तो 9.3 किलो जूल एनर्जी क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। ठीक है। इसका काम क्या हो गया? तो इसका प्रमुख काम हो गया आपके बॉडी को क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी रिलीज कराना। और यह क्या काम करेगा? तो आपका जो शरीर है उसमें यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो हमने बताया था कि आपके शरीर का सबसे बाहरी जो टिश्यू होता है इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। बीच में आपका स्किन है या बॉडी का कोई ऑर्गन है वो है, और उसके नीचे में कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। कौन सा है? एडिपोज। और उसमें क्या कंटेंट रहता है? फैट। इसमें क्या जमा रहेगा? फैट, वसा। तो जो वसा यहाँ पर जमा है यह क्या काम करता है? आपके शरीर के तापमान को बाहर निकलने से बचाता है। आपकी जो किडनी है उस किडनी में भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। किडनी में कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। आईबॉल में आपका जो आंख का स्कैलरा है इसमें कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। तो किडनी में और आईबॉल में दोनों में एडिपोज टिश्यू है, और यह एडिपोज टिश्यू क्या रखता है अपने में? फैट, वसा रखता है। और इसी वसा रहने के कारण इट प्रोवाइड कंफर्टेबल कुशन टू आवर आईबॉल एंड किडनी। हमारे आंखों को और किडनी को आरामदायक गद्दा, कंफर्टेबल कुशन प्रदान करने का काम किसका होता है? एडिपोज टिश्यू का और फैट का होता है। वही पॉइंट मैंने लिखवाया है कि यह हमारे शरीर को बाह्य आघातों से क्या करता है? बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसके कितने प्रकार हो जाएंगे? तो 2 प्रकार हो जाएंगे इसका। पहला क्या हो जाएगा? संतृप्त वसा। पहला है आपका संतृप्त वसा, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट। और दूसरा क्या है? असंतृप्त। असंतृप्त, इसको कहेंगे क्या? अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में डिफरेंस क्या है? तो जैसे ही आपको दिख रहा है सैचुरेटेड, आपको क्या लग रहा है देख करके? शब्द पढ़ने से क्या भाव मन में आ रहा है? कि बेचारा स्थिर है ना, इसको किसी चीज का जरूरत नहीं है। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? भिखमंगा टाइप का है ना, फटेहाल स्थिति में इसको कुछ चाहिए जिससे यह क्या हो जाए? सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है। हम लोगों के लिए फायदेमंद कौन सा है? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड खा लोगे ढेर सारा तो कैसे बन जाओगे? अदरक जैसे फैल जाओगे कहीं कहीं से। इसको पचाना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। आया समझ में? तो रूम टेम्परेचर पर यह जो सैचुरेटेड होगा यह कैसा होगा? कैसा होगा? सॉलिड। और ये जो होगा कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड वाला जो भी फैट होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन जो कि सैचुरेटेड है, यदि आपके पास मान लो, अब इसमें भी 3 तरह का सॉल्यूशन आप लोग पढ़े होंगे, पहले भी 10th में भी पढ़े होंगे, 9th 10th में भी। विलियन जो होता है कितने तरह का? 3 तरह का। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। 3 तरह का पढ़े हो ना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है यह किसे कहिएगा? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस रेशियो में घुले हुए हो कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल बचा नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे? इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस रेशियो में घुले हो कि और सॉल्यूट घुलने लायक स्थान उसमें रिक्त हो। और सुपर सैचुरेटेड किसे कहोगे? जैसे अगर मान लो आपके पास एक बीकर है और बीकर में क्या है? पानी भरा हुआ है। कितना पानी है? 5 लीटर। अब यदि इस पानी की क्षमता है मान लो कि 500 ग्राम चीनी को यह क्या कर सकता है? अपने अंदर घुला सकता है, बस इतनी ही क्षमता है। अब जैसे ही 500 ग्राम चीनी आपने इस 5 लीटर जल में घुला दिया तो यह सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन हो गया? सैचुरेटेड, जिसका डेंसिटी भी बढ़ गया। अब हम आपसे कहेंगे बाबू इसमें 2 ग्राम नमक डालो खाने वाला। 2 ग्राम इसमें क्या डालना है? खाने वाला नमक डालना है। अब आप नमक भी डालोगे ना इसमें और चाहोगे कि घोल दें तो वो नमक घुलेगा नहीं, जाके कहाँ बैठ जाएगा? पेंदी पर बैठ जाएगा। मैं 2 ग्राम नमक भी नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुल रहा है 2 ग्राम नमक? क्योंकि इस पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, तो नहीं घुल रहा है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अनसैचुरेटेड किसे कहोगे? 5 लीटर आपके पास पानी है,
क्षमता है इसमें 500 ग्राम चीनी घुलाने का, आपने कितना घोला चीनी, मान लो 485 ग्राम चीनी घुला है, तभी इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स में जगह है ना, तो और भी 50 ग्राम का उसको में घोल सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड किसे कहा जाएगा, अब 5 लीटर पानी में 500 ग्राम आपने क्या किया है, चीनी घोल दिया है, लेकिन कोई बिहारी आ जाए आकर कहे कि बबुआ इसमें जब तक 2 ग्राम नमक नहीं घोलोगे हम विलियन नहीं पियेंगे, ठीक है, कहे कि हम तभी पियेंगे जब इस शरबत में नमक भी मिल जाए। अब आप समस्या में फंसे हुए हो, कैसे बनाए इसमें नमक, तो क्या काम करोगे, इसको हीट दे दोगे, सॉल्यूशन को क्या कर दोगे, हीट दे दोगे, और जैसे इसमें हीट दोगे वापस इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बन जाएगा और नमक इसको क्या कर दिएगा, डाल दीजिएगा। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बनाने के लिए जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हीट का प्रयोग किया जाता है तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। आ रहा है समझ में ना, अति संतृप्त विलयन। मान लो शादी ब्याह में आप कहीं पर गए, ठीक है, गाड़ी से उतरे, खूब जोर से भूख लगा हुआ है, बेल्ट ओल्ट ढीला करके पलथी उलथी मार करके बैठे, ठीक है, 13 पूड़ी का भूख है, 3 पूड़ी खिला के उठा दिया, तो गरियाते वहां से जाओगे घर तक, है ना, आए थे पूरा व्यवस्था में 13 पूड़ी खा के जाएंगे, नहीं खिलाया, तो आप क्या हो, संतृप्त की असंतृप्त, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हो। 3 पूड़ी का भूख है, जबरदस्ती मिथिलांचल में गए हो, 15 पूड़ी खिला करके भेज दिया, तो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब 15 पूड़ी खा चुके हो, मान लो पूरा 15 पूड़ी खा चुके हो, लेकिन तुम्हारे टाइम में रसगुल्ला आइसक्रीम लाया ही नहीं था, बाद में तुम्हारे खाने के बाद लाया, तो क्या करना पड़ेगा अपने आप को, सुपर सैचुरेटेड, तो कुछ हजमोला उजमोला खोजोगे कि कहीं मिले खाएं, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, तो अपने आप को सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए हजमोला का प्रयोग करोगे तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यह 3 तरह का क्या होता है, कार्बो ये फैट होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर से। तो फैट मुख्यतः सुपर सैचुरेटेड नहीं होता है, ठीक है, ये विलियन में होता है। फैट 2 ही तरह का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, क्लियर है। तो शरीर को यह ऊर्जा देने का काम मेन रूप से करता है। चलिए इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट विटामिन्स, इसके बाद लिखिएगा विटामिन्स। लिखिएगा विटामिन्स वाज डिस्कवर्ड बाय, विटामिन्स वाज डिस्कवर्ड बाय F.G. हॉपकिंस, F.G. हॉपकिंस, vitamin was discovered by F.G. Hopkins, while the term vitamin was coined by, while the term vitamin was coined by Funk, F-U-N-C-K, while the term vitamin was coined by Funk, F-U-N-C-K, Funk, हो गया। हिंदी वाले लोग लिखेंगे विटामिन का आविष्कार F.G. हॉपकिंग ने किया था, F.G. हॉपकिंग ने किया था, जबकि इसका नामकरण फंक द्वारा किया गया, फंक F-U-N-C-K, फंक द्वारा किया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ solubility, it is 2 types, हिंदी वाले लोग लिखेंगे घुलनशीलता के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं, घुलनशीलता के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं। पहला फैट, हाँ लिखिएगा फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, हिंदी वाले लोग लिखेंगे पहला वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, हो गया। कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, A, D, E और K।
तो डैश दे करके लिख लीजिएगा ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन किस में घुलेंगे? फैट में। और दूसरा लिखिएगा वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, डैश दे करके लिखिएगा विटामिन बी एंड सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी कैसे? जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील कौन कौन से? ए, डी, ई एंड के। क्लियर है? अब चलिए एक चार्ट बनाइए और चार्ट में विटामिन का लिख लीजिए। सबसे पहला लिखिएगा विटामिन्स, दूसरे बॉक्स में लिखिएगा केमिकल नेम, उनकी कमी से होने वाले डिजीज, ठीक है, और वे किससे प्राप्त होते हैं उसके सोर्स। चार कॉलम बना लीजिए। हो गया? चलो पहला लिखना, विटामिन में पहला लिखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए हो गया। केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल। डिजीज कौन सा होगा उसकी कमी से? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। हो गया। सोर्स, नाइट ब्लाइंडनेस लिखे हो ना, कलर ब्लाइंडनेस भी लिख लो, रंग अंधता। नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में दिखाई नहीं देगा, कलर ब्लाइंडनेस मतलब रंग पहचानने की क्षमता नहीं रहेगी। कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को जनरली किस में नहीं रखा जाता है? डिफेंस वगैरह का नौकरी नहीं मिलता है, रेलवे में भी नौकरी नहीं मिलता है ना। तो मान लो लोको पायलट अगर बना दिया जिसको कलर ब्लाइंडनेस है और दिख रहा है सिग्नल पर कि लाल बत्ती जल रहा है, ओकरा पहचाने में नहीं आ कि लाल बत्ती है कि ब्लू बत्ती है, कौन बत्ती है, चला देगा ट्रेन, लड़ा देगा ले जाके। इसलिए सबको रेलवे में भी नौकरी नहीं मिलता है, फ्लाइट उड़ाने में भी नहीं मिलता है ना। तो सिग्नल उसको पहचान में नहीं आएगा, पूछे पड़ेगा बार बार कि कौन बत्ती जल रहा है। लेकिन उस सबको क्या किया जाता है? अब तो इधर सब ट्रेनिंग देता है कि कैसे उसको चीट किया जाए। बाइक कोई क्या मिल जाता है, समझ गया? तो बड़ी खतरनाक है उस सब में। उसमें कलर ही बेचारा नहीं पहचान पाता है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है जेनेटिक्स का, है ना, क्रोमोजोम्स के थ्रू क्या होता है? फैलता है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे विटामिन B1। अच्छा, सोर्स में लिख लीजिए दूध, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश ऑयल एक्सेट्रा, मछली का तेल इत्यादि। दूसरा लिखिएगा विटामिन B1। विटामिन B1, इसमें B1, विटामिन B1, इसमें लिखिएगा थाइमीन, THAIMINE, थाइमीन, थाइमीन। इसमें लिखिएगा डैश दे करके। डिजीज में कौन सा होगा? बेरी बेरी। बीमारी कौन सा? बेरी बेरी। सोर्स में लिखिएगा ग्राउंडनट, मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली, सूखी मिर्च, ड्राई चिल्ली, सूखी मिर्च इत्यादि। नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन B2, बताएंगे। उसके बाद लिखिएगा विटामिन B2। B2 में लिखिएगा राइबोफ्लेविन, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन। बीमारी में लिखिएगा ड्राई स्किन, त्वचा में शुष्कता,
ड्राई स्किन, ड्राई स्किन पाया किस में जाएगा? ईस्ट में, खमीर जिसको हिंदी में कहते हैं, ईस्ट। सोर्स में लिखिएगा ईस्ट, YEAST, ईस्ट। उसके बाद लिखिएगा कलेजी, कलेजी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लीवर, लीवर बोलते हैं ना, किडनी बोला जाता है, लीवर। किडनी थोड़े खाया जाता है किसी जानवर का, लीवर ना खाता है तो। लीवर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क इत्यादि, इसको क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6, इसका केमिकल नेम लिखिएगा पाइरिडॉक्सिन, PYRIDOXINE, पाइरिडॉक्सिन। बीमारी का नाम लिखिएगा रक्त अल्पता, एनीमिया। अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया, हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता। अच्छा, रक्त अल्पता में क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी की हीमोग्लोबिन की कमी? हीमोग्लोबिन की कमी। खून का कमी नहीं होता है, खून जितना 5-6 लीटर है ना आप में उतना रहेगा। ब्लड में केवल क्या घट जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना रहना चाहिए? 12 से 16 ग्राम के बीच रहना चाहिए 1 माइक्रोन लीटर ब्लड में, ठीक है। लेकिन यह घट जाता है तो उसी को बोलते हैं रक्त अल्पता या फिर एनीमिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, सोर्स में लिख लीजिएगा दूध, अनाज, मांस, मिल्क, ग्रेन्स, मीट, मिल्क, ग्रेन, मीट। अगला लिखिएगा विटामिन B12, विटामिन B12, इसको कहते हैं साइनोकोबालामीन, CYANO, COBALAMINE, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, विटामिन B12। इसमें भी लिख लीजिएगा प्रीसियस एनीमिया, PRECIOUS, प्रीसियस एनीमिया, हिंदी में इसको कहते हैं संघातिक रक्त अल्पता, संघातिक, संघातिक रक्त अल्पता। माने विटामिन B12 वाला जो रक्त अल्पता है इसमें जान जाने का खतरा सर्वाधिक होता है। प्रीसियस एनीमिया इसको कहते हैं, संघातिक रक्त अल्पता। इसका सोर्स लिख लीजिएगा वही मीट, फिश, एग, मीट, फिश, एग, मिल्क। मिल्क दूध जो है लगभग केवल एक विटामिन को छोड़ के सभी में है, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी को छोड़ के सभी में है, दूध में सब मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। बीमारी कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी, कॉमा स्वेलिंग इन गम्स, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन। पाया किस चीज में जाएगा? जितने सारे खट्टे फल हैं, खट्टे फल लिख लीजिए, साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, ये सब। क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, पिछला बार क्वेश्चन आया था, आप देखेंगे तो मिलेगा कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे उच्च स्रोत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? आंवला, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, प्रीवियस ईयर मिलेगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा सबसे रिच सोर्स कौन सा है, तो क्या होता है? आंवला होता है। विटामिन सी उसमें सबसे अधिक मिलता है, तो साइट्रस फ्रूट से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन डी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल,
CALCIFEROL, कैल्सीफेरॉल, या कई जगह पर इसको कोली कैल्सीफेरॉल भी लिखा रहता है। ठीक है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। कोली कैल्सीफेरॉल भी लिखा जाता है या कैल्सीफेरॉल भी केवल कहते हैं, एक ही बात है, विटामिन डी को। ठीक ना, चलिए इसमें लिखिएगा, डिजीज में लिख लीजिएगा रिकेट्स, रिकेट्स ब्रैकेट में लिख लेना चिल्ड्रेन। रिकेट्स केवल किन में होगा? बच्चों में, चिल्ड्रेन। और दूसरा एक और बीमारी लिखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया, OSTEO ऑस्टियोमलेशिया, ब्रैकेट में लिख लेना वयस्क व्यक्ति, एडल्ट पर्सन। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया कह लो या फिर इसको ऑस्टियोपोरोसिस कह लो। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, थोड़ा भी चोट लगने पर बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टूट जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। तो बच्चों में रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होगा, उनका हड्डी कमजोर हो जाएगा और बेंट हो जाएगा, हड्डी मुड़ जाएगा। विटामिन डी, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सुबह का धूप। ठीक है, इसके सोर्स में लिख लीजिएगा, सोर्स में क्या लिखिए? रे ऑफ सन, सूर्य की किरण। अब दोपहरिया में मेरा बैठ जाओगे विटामिन डी लेने के, चमड़ी झूला से आएगा। इस समय मत बैठ जाना, भोरे भोरे में जिस समय सूर्य भगवान निकलते हैं उस समय का धूप मिलता है तो उसमें विटामिन डी रहेगा। दिन में मत खोजिएगा कि हाँ लू चल रहा है बैठते हैं विटामिन डी लेने के लिए, ऐसा लू मारेगा ना कि उठे लायक नहीं रहोगे, तो उस समय नहीं मिलता है, केवल सुबह के धूप में मिलता है। और किस चीज में मिलता है? तो दो और है इसमें, लिख लीजिएगा, मछली का तेल, फिश ऑयल, मछली का तेल, फिश ऑयल, और अंडे का जर्दी। अंडा का जर्दी किसे बोलते हैं? पीला वाला जो होता है उसको क्या, यॉल्क को बोलते हैं, एग यॉल्क। हाँ, एग यॉल्क, हिंदी वाला लिख लोगे अंडे का जर्दी, एग यॉल्क, हो गया। अंडा खाने वाला सब खुश हो गया, लाइसेंस मिल रहा है मछली का तेल पीने का, अंडा खाने का। नेक्स्ट लिखिएगा, हम ये सब पढ़ाना शुरू किया तब हमको पता भी चला कि मछली का भी तेल होता है, पहले नहीं पता था। उसका भी तेल कैसे हो सकता है? सरसों का तेल होता है, सूरजमुखी का होता है, मछलियों के तेल निकाल देता है सर। हाँ, क्या होता है? एग, फिश ऑयल का टैबलेट, अच्छा, मेडिसिन के रूप में उसका यूज होता होगा। जिमों में यूज करता है सर। तो टैबलेट में तेल कहाँ से निकलता होगा? पानी में मिला के? अच्छा, कैप्सूल है, जैसे वो विटामिन ई वाला है वो कैप्सूल मिलता है, इवियन टाइप का है, रंग मिला देता होगा क्या? हाँ, रंग मिला देता। कौवा तेल में देता। मछली को मारता होगा सब। इसमें भी शायद गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, कितना वेल आप मार सकते हैं साल भर में, 1 या 2 वेल मछली ही मार सकते, इसका लाइसेंस मिलता है। ज़्यादा मार देने में पकड़ा जाएगा, उससे जो तेल निकलता है वही सप्लाई होता है। पता नहीं। हाँ, परफ्यूम में यूज होता है। ये सब ज्ञान कहाँ से लाते हो तुम लोग? हाँ, ना, वो तो बहुत महंगी मछली है ही, उसको में मैमल है, बहुत मछली महंगा है, उसी से निकालता है फिश ऑयल। या फिर फिश का एग भी मिलता है, मछली का अंडा। ठीक है, खाए हो? मछली का अंडा भी खा लिया? बताओ जी कहाँ मिलता है? कोई पूछ रहा है, तुम पूछ रहे हो, बताओ इसको। 1-8 किलो इसको खरीदवा दो। हाँ हाँ, घरे पहुंच जाओगे उसको लेने के लिए। अमेजोन से ऑर्डर कर लेना। बिग बास, हाँ मिलेगा, बिग बास्केट से, बता तो रहा है। चावल दाल छोड़ दो, अंडे खाओ, रोई मछली के।
घर से चलो तो फोड़ के दूगो पानी में खा लो एकदम, फिर निकलो तो फिर फोड़ के। चलो नेक्स्ट लिखना, तो फिश ऑयल और एग यॉल्क। नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, TOCOFEROL, टोकोफेरॉल। डिजीज में लिखिएगा लेस फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी, कम प्रजननता, कम प्रजननता, लेस फर्टिलिटी, ठीक है। इसी को नपुंसकता भी कहते हैं। सोर्स में लिख लीजिएगा वेजिटेबल्स लीफ, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनमें, जैसे साग वगैरह, कॉमा मिल्क, मिल्क, अंकुरित अनाज, जर्मिनेट, क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित अन्न जो होता है, चना, मूंग, वही सब। नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के में लिखिएगा फाइलोक्विनोन, PHYLLOQUINONE, फाइलोक्विनोन। बीमारी में लिख लीजिएगा डिले ब्लड क्लॉटिंग, विलंबित रक्त के थक्के, विलंबित रक्त के थक्के, डिले ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून जमना बंद हो जाएगा या लेट से जमेगा। सोर्स में लिख लीजिएगा गाजर, गोभी, टमाटर, कैरोट, कैबेज, टोमेटो, गाजर, गोभी, टमाटर, कैरोट, कैबेज, टोमेटो। हो गया। नोट में एक दो पॉइंट है, लिख लीजिएगा, इसलिए खत्म हो गया विटामिन। नोट में एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा, चैप्टर खत्म। नोट में लिखिएगा कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। 2-4 हजार बार क्वेश्चन यह पूछा है परीक्षा में। कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12, यानी कोबाल्ट केवल किस विटामिन में पाया जाएगा, विटामिन B12, जिसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, उसी में केवल कोबाल्ट होगा, अन्य किसी विटामिन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, it is only obtained by food, it is only obtained by food। हिंदी वाले लोग लिखेंगे विटामिन को हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता, विटामिन को हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता, इसकी आपूर्ति केवल भोजन से होती है, इसकी आपूर्ति केवल भोजन से होती है। हो गया। एक और पॉइंट लिखिएगा वनली विटामिन डी एंड के, विटामिन डी एंड के सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, केवल विटामिन डी एवं के का निर्माण, केवल विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर द्वारा होता है। हो गया। इस बार का बीपीएससी जो आया था, इसमें देखिएगा यहां से क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन क्या उठाया है, किस विटामिन का निर्माण हमारे कोलन में रहने वाले बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो हम लोगों के कोलन में वो बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है ई कोलाई। कोलन किसका भाग है, कोलन किसका भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। उसमें एक बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है, ई कोलाई। वह क्या निर्माण करता है, विटामिन के। इसका लिखवा देते हैं,
ये इस बार के बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। केवल विटामिन के कौन बनाता है, कोलन में बनाता है, और विटामिन डी भी हमारा शरीर, 2 विटामिन हमारा शरीर बनाता है, बाद बाकी सब भोजन से। कौन कौन सा, डी और के। तो विटामिन डी आपके शरीर में कैसे बनता है, तो हम लोगों के त्वचा में होता है कोलेस्ट्रॉल, त्वचा के नीचे क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल। और जैसे ही आप सूर्य के किरणों के नजदीक जाते हैं और वह किरण आपके त्वचा पर पड़ती है, तो हमारी त्वचा में जमा जो कोलेस्ट्रॉल है वह रूपांतरित होकर के किस में बदल जाता है, विटामिन डी में बदल जाता है। आया समझ में। तो कोलेस्ट्रॉल का भी इंपॉर्टेंट रोल है किस में बदलने में, विटामिन डी में। और यही कोलेस्ट्रॉल अगर विटामिन डी में नहीं बदल पाया, बहुत तेजी से शरीर में स्टोर होते रहा, तो क्या काम करता है, रक्त को मोटा कर देता है, ब्लड को थिक कर देता है। और जब रक्त मोटा हो जाएगा तो हार्ट में जो 4 वाल्व्स होते हैं, उस वाल्व के थ्रू पंप होने में दिक्कत आएगी ब्लड को, और वही ब्लड कैपिलरीज को फाड़ देता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। तो जरूरी है कि शरीर में निर्मित जो कोलेस्ट्रॉल है उसका रूपांतरण किस में कर लिया जाए, विटामिन डी में। तो कैसे करेंगे, सूर्य की किरणों में टहल टहल करके। तो जिनको भी लग रहा हो कोलेस्ट्रॉल है, वो 12-1 बजे टहला करें अभी के मौसम में सबसे ज्यादा। सीरियस मत ले लेना जी, ऑनलाइन में भी बहुत सब जुड़ा होगा, सीरियस नहीं ले लेना। सुबह के धूप में क्या करो, टहलो, विटामिन डी जो होगा वो बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। तो लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को लिखिएगा। हाँ, विंटर में धूप नहीं निकलता, ऐसा थोड़ी है। हाँ, उस समय जब धूप निकले। लिखिएगा, विटामिन डी is formed by transformation of cholesterol which store in our skin through UV ray of sun, through UV यानी अल्ट्रा वायलेट, थ्रू यूवी रे ऑफ सन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे विटामिन डी का संश्लेषण, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, विटामिन के इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया which are found in our colon, which are found in our colon। ठीक है, हिंदी वाले लोग लिखेंगे विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, तथा उसका अवशोषण भी वही होता है। ठीक है, तो विटामिन के कहाँ बनेगा, कोलन में, और एब्जॉर्ब भी कहाँ होगा, कोलन में। इंग्लिश वाले लोग भी लिख लेंगे, एब्जॉर्बेशन उसका कहाँ होगा, कोलन में। सिंथेसाइज भी कोलन में, एब्जॉर्प्शन भी उसका कोलन में। तो इतना चीज था आपके बैलेंस डाइट में। इसको खूब बढ़िया से 2-4-10 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। 2-4-10 बार में याद हो ही जाएगा। और बच क्या गया इसमें हम लोगों का पढ़ना, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। और थोड़ा सा एक चैप्टर और बच रहा है, स्केलेटन सिस्टम। डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी, स्केलेटन सिस्टम, और मैक्सिमम हम लोग 4 से 5 क्लास में बाइंड अप करेंगे इसको। ठीक है, ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, 4 से 5 क्लास में इसको बाइंड अप करेंगे।
या फिर देखते हैं उसके पहले अगर पॉसिबल होगा तो कुछ और सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा, केमिस्ट्री शुरू कर दिया जाएगा, या फिर पहले फिजिक्स से शुरू कर। ठीक है, तो पहले फिजिक्स हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये देख लिया जाएगा। जितना है उसको क्या कर लेना है, इतना पढ़ लेना है कि याद हो जाए पूरा। ठीक है, और घटना चक्र को कम से कम एग्जाम से पहले 2 बार खत्म कर दीजिए, हो जाएगा ना। एक बार तो खत्म आप लोग कर ही दिए होंगे, सुतले सुतल खत्म हो गया होगा, एक बार उठ के खत्म कर दीजिए। ठीक है, एक बार नींद में खत्म किए होंगे, एक बार जग के खत्म कर दीजिए। तो वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए। वो पढ़ेंगे हम लोग डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी में। 2 चैप्टर बाकी है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी भी बाकी है, 3 चैप्टर बाकी है। इतना ज़्यादा सिलेबस है, अब बहुत कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ाना होगा, सब ले करके पढ़ाने के चक्कर में इतना सिलेबस जा रहा है, खत्म ही कर देते हैं। पढ़ पढ़ के सब सनक गया है बायोलॉजी, फीले नहीं आ रहा होगा कि मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं कि बीपीएससी का। बीपीएससी में ये इतिहास भूगोल यही सब पढ़ना है ना। और आपको लोग हम बोले भी थे कि अभी मान लो कोई सिलेबस तुम्हारा नहीं पढ़ाई हो रहा है तो उसका बेसिक पढ़ करके तैयार कर लो, खुद से कर रहे हो ना वो काम। हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, खुद से नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, तो किताब खरीद के उसका पेज उलाट करके एक दिन में कितनों कम पढ़ो तो 15 पन्ना स्पेक्ट्रम का पढ़ो ही डेली। 10 पन्ना पढ़ लेते हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 पन्ना यदि आप पढ़ते हैं तो 3 महीना में आप खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा ले, 900 पेज है टोटल उसमें, ठीक है, तो यदि आप डेली 15 पन्ना पढ़ने लगे, फिर जब क्लास में शुरू हो जाएगा उसका पढ़ाई तो डेली बढ़ा दीजिएगा, उसको 30-30 पन्ना कर दीजिएगा। लेकिन अभी 15 पन्ना जब तक शुरू नहीं हो रहा है स्पेक्ट्रम का पढ़िए, और केवल पढ़िए ही नहीं, 15 पन्ना पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, 1.5 से 2 घंटा। बढ़िया से पढ़ोगे तो 2 घंटा लगेगा 15 पन्ना पढ़ने में, और उसको बढ़िया से पढ़ना, ये नहीं कि भगा भगा के एकदम पढ़ रहे हैं स्पीड में। अभी कुछ दिन पहले के स्टूडेंट पूछा कि सर 15 पन्ना पढ़ने में हमको 5-6 घंटा का समय लग जाता है। हमको कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, 5-6 घंटा में 15 पन्ना याद हो जाता है। बोला हाँ सर, याद तो पूरा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगा के पढ़ने से अच्छा है कि जितना आप पढ़िए उतना आप पचा लीजिए। पढ़ने के बाद वो पढ़ा हुआ चीज़ आपको याद भी रहना चाहिए। 2 चीज़ होता है देखो पढ़ाई का तरीका, एक बार आप नॉर्मली किताब उठा करके बैठे पढ़ने के लिए, और कॉन्सेंट्रेशन का यदि लैकनेस है तो उतना आप ऑब्टेन नहीं कर पाइएगा। और किताब खोल करके बैठे एकदम सोच रहे हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सारे ग्रिप में आ रहा है। जैसे अखबार पढ़ते हैं हम लोग, तो एक बार इंग्लिश अखबार जो पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, एक बार सरसरी निगाह से फटाफट पढ़ लिए। मान लो 300 वर्ड उसमें लिखा हुआ है, तो 300 वर्ड को पढ़ने में कितना समय लगेगा, कम से कम समय में उसको क्या किए, पढ़ लिए। 300 वर्ड पढ़ने में मान लो 5 मिनट 7 मिनट का समय लगेगा, तो एकदम सरसरी निगाह से उसको एक बार क्या किए, पढ़ लिए। हो सकता है उसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके आपका माइंड स्टोर नहीं कर पाए, फिर लेकिन दोबारा जब उसको पढ़ोगे तो वो सारा डेटा तुम्हारा दिमाग स्टोर कर लेगा। तो पढ़ते समय क्या करिए, इसी विजन से पढ़ना चाहिए, एकदम तेजी से एक बार पढ़ते हुए नीचे तक आइए, और एक बार फिर से उसको क्या करिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए। फिर तिबारा पढ़ने का जरूरत नहीं, एक बार में 15 पेज अगर पढ़ना है तो 15 पेज 2 बार रिपीट कर दो, 2 से 2.5 घंटा में। उतना जितना पढ़ोगे वो तुमको याद हो जाएगा। हाँ, जैसे चैप्टर आप पढ़ लिए उसके बाद उस चैप्टर का PYQ साथ पहले मत बनाइएगा। क्या? हाँ, घटना चक्र में चैप्टर वाइज है। घटना चक्र लिए हैं कि नहीं लिए हैं? ले लीजिए इतिहास का, वो आपका चैप्टर वाइज मिल जाएगा उसमें। जैसे मान लीजिए जो भी आप पढ़ना शुरू किए स्पेक्ट्रम, एक चैप्टर कोई भी खत्म हुआ, भारत में यूरोपियों का आगमन, अब पढ़ लिए आप जितने यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। पहले पुर्तगाली कब आया, पुर्तगाली में ने अपना फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाया, फिर डच आया, डच के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उसके बाद और भी फ्रांस आया, फ्रांसीसी सब आया, वो सब अपना कहाँ फैक्ट्री लगाया। तो जैसे ही पुर्तगालियों का आगमन मान लो आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या करिए, उसका MCQ घटना चक्र में मिल जाएगा आपको 40-50 क्वेश्चन, उसको बना लीजिए, वो याद हो गया। यही तरीका है पढ़ने का। हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा किताब पढ़ जाइए, क्या दिक्कत है, टाइम है आपके पास, है ना। 5-6 शुरुआत में लगेगा, फिर क्लास में जब पढ़ाई शुरू हो जाएगा ना तब नहीं लगेगा ये चीज़। टीचर का क्या काम है, कोचिंग आप इसीलिए ना करते हैं कि जो चीज़ किताब में है उसको आसानी से आपके दिमाग में इंटर करा दिया जाए,
है ना। तो कोचिंग का बस यही रोल होता है, कोचिंग का रोल रिजल्ट में नहीं होता है। जो लोग यह कहते हैं कि हम पढ़ा करके रिजल्ट दे रहे हैं, वो लोग थोथी बकवास कर रहे हैं। रिजल्ट स्टूडेंट ही देता है। किस सब्जेक्ट का? बायोलॉजी का कोई बुक नहीं लेना। हम कभी कब बोले बुक लेने के लिए? जो हम पढ़ा रहे हैं बस उतना ही। और एनसीईआरटी मन करे तो 9th-10th का ले लो, हाँ बस। तो मत लो कोई किताब, जो पढ़ा रहे उतना फॉलो कर लो पूरा। घटना चक्र रहना चाहिए। हाँ पॉलिटी का सर बता देंगे आपको। पॉलिटी का आपको एम लक्ष्मीकांत लेना ही होगा, क्योंकि मेंस में आपको जरूरत पड़ जाएगा उस किताब का। हिस्ट्री में सब अलग अलग लेना होगा आपको। मॉडर्न इंडिया ले लीजिए आप, इनका स्पेक्ट्रम का ले लीजिए, या फिर बिपिन चंद्रा का ले लीजिए, दोनों ठीक है। स्पेक्ट्रम है तो बेस्ट है। स्पेक्ट्रम थोड़ा मोटा किताब है, 900-950 पन्ना का है। बिपिन चंद्रा सर की किताब थोड़ी सी पतली है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में आपको मिलेगा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। इतिहास का मत पूछना। हाँ हाँ आईपीएस सेल देखेंगे तब बता पाएंगे। क्वेश्चन दिखाइएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन। बेरी बेरी डिजीज जो होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 से होता है। इस डिजीज में क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है, उस एब्डोमेन में दिक्कत आती है। बच्चे को बार बार वोमिटिंग आता है ना, एब्डोमिनल पेन रहता है, पेट में दर्द रहता है, यही सब इसके सिम्टम्स है। डायरिया हो जाता है। पेट नहीं फूलता है वो पेट आपका नहीं फूल रहा है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। लंग्स के अंदर हम लोगों का क्या पाया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में। फेफड़े के अंदर क्या पाया जाता है, एल्वियोलाई, जिसको वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो जब आप सांस लेते हैं ना, तो एल्वियोलाई का डायमीटर बढ़ता घटता है, पेट में नहीं कुछ जाता है। नहीं तो पेट नहीं फूलता है। अच्छा कल वो है 21 तारीख है, बंद नहीं रहेगा। क्लास होगा, हाँ होगा कल। उसमें आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं? आप लोग खुद प्रिपरेशन किए हैं ना उसका? दुबे जी बता देंगे, आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। पॉलिटी में बता देंगे वो। प्रधानमंत्री कौन बना है? अब विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। हाँ रजनीश सर विपक्ष में है। स्पीकर कौन है? निशिकांत सर स्पीकर हैं।